का नेक्स्ट लेक्चर आज हम ले रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। ये बहुत ही खास टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एमपी बोर्ड एग्जाम में भी खासतौर से कंपटीशन में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए पूरे मन से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि इसमें जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो रेजिस्टिविटी है उसका फार्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं। यहां से अगर ये बता दो आप कि रेजिस्टिविटी जो है वो एरिया और लेंथ पर डिपेंड करती है, तो आपका कहना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला हम पढ़े हैं एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? इस वैल्यू को जब यहां पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एल। तो एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो आपको मिल गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, क्या इस फार्मूले में कहीं लेंथ और एरिया दिखाई दिया? अगर दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब ये साफ है कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। या किसी भी कंडक्टर के लेंथ या एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पर डिपेंड करता है? एन। एन मतलब होता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हुआ टेम्परेचर से। उसका मतलब किससे हुआ? टेम्परेचर से। तो हम टोटल जाकर के टेम्परेचर की बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये दोनों चीजें डिस्टर्ब होगी, एन भी डिस्टर्ब होगा और टाउ भी डिस्टर्ब होगा। अब कैसे होता है यही आपको समझना है। और जब ये दोनों डिस्टर्ब होंगे तो रेजिस्टिविटी को डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए बच्चों? मेटल के लिए। सबसे पहले रेजिस्टिविटी हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? तो नंबर 1 आप बना के लिख लो, फॉर मेटल। नंबर 1 लिख लो, फॉर मेटल। डस्टर कहां गया? धातु के लिए। देखो, अगर आप मेटल की बात करते हो तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा? अब यहां पर एक टर्म आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो चलो उसको पहले आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में लिख लो, जान लो, फिर आगे हम समझाते हैं, ठीक है। डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। प्रति एकांक प्रतिरोधकता और प्रति एकांक ताप में परिवर्तन पर जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन हो रहा है उसी को अल्फा कहेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी प्रतिरोध ताप गुणांक कहेंगे। ये फार्मूला इसका निकल के आता है। इस फार्मूले से अगर आप समझेंगे तो ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रो जीरो अल्फा टी माइनस टी जीरो। रो जीरो को इधर लाओ तो रो माइनस रो जीरो बराबर रो जीरो अल्फा टी माइनस टी जीरो। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो तो रो माइनस रो जीरो अपान रो जीरो टी माइनस टी जीरो। ये अल्फा समझ में आपको आया कि नहीं आया? इसी से डिफिनेशन बनी है। रो जीरो क्या है अगर बता दीजिए? रो जीरो क्या है, रो क्या है, टी क्या है, टी जीरो क्या है? रो जीरो है इनिशियल रेजिस्टिविटी। क्या है? इनिशियल रेजिस्टिविटी। रो क्या है? फाइनल रेजिस्टिविटी। टी क्या है? फाइनल टेम्परेचर। और टी जीरो क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। अब बताओ रो माइनस रो जीरो क्या होगा? चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्या इस बात को बोलने में कोई दिक्कत हो रही है? टी माइनस टी जीरो क्या होगा? बोलो बोलो। चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर इस फार्मूले में आओ, अल्फा क्या है? अल्फा को तो बताया ही नहीं। अल्फा क्या है?
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। नहीं आ रहा नीचे का? चलिए अब यहां से देखिएगा, तो देखो अगर रो जीरो को आप 1 करो, रो जीरो को आप 1 करो और टी माइनस टी जीरो को भी 1 करो। सुनो ध्यान से, जो परिभाषा लिखी गई है, रो जीरो को 1 करो, टी माइनस टी जीरो को 1 करो, तो रो माइनस रो जीरो किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा के। होगा कि नहीं होगा? अब सभी के नाम ले लो, सभी के नाम ले लो। देखो यहां बोला है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, मतलब अल्फा, डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी, दिस इज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। रो जीरो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी हो गई, अब पर यूनिट बोल दिया मतलब उसका मान हो गया 1। पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मान कितना हो गया? 1। तो यही ये बन गया कि नहीं बन गया? इसी में अगर इसकी वैल्यू 1 1 कर देंगे, दिस बिकम्स दिस। कोई दिक्कत है? यहां से परिभाषा निकल करके आती है। अब जो मेटल होते हैं, तो मेटल के लिए इसकी वैल्यू जो है वो वेरी पॉजिटिव होती है। ये थोड़ा ध्यान देना है कि मेटल के लिए अल्फा जो होता है वो होता है वेरी पॉजिटिव, या पॉजिटिव भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव कहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? वेरी पॉजिटिव हम कह दिए हैं। हम अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहें, क्या प्लॉट करना चाहें? ग्राफ किसके किसके बीच में? रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। इधर हम टेम्परेचर दिखा रहे हैं और इधर हम रेजिस्टिविटी दिखा रहे हैं, तो यह ग्राफ कुछ इस प्रकार जाता है। हालांकि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग बनेगा, सबके लिए एक समान नहीं बनेगा। आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा। समझ रहे हैं बात को? ये मैंने जो दिखाया है कॉपर का है, ये किसका है? कॉपर का। लेकिन ले देकर के बनेगा ऐसे सबका, किसी का ज्यादा ये चेंज होता दिखाई देगा, किसी का ये कम चेंज होता दिखाई देगा। आई बात समझ में? और इसमें क्या जानने लायक चीजें हैं? मेटल के लिए रेजिस्टिविटी, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, या कहो कि वेरी पॉजिटिव होती है। किसके लिए? मेटल के लिए। और इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है कि नॉन लीनियर? ये लीनियर दिख रहा है आपको? ये ग्राफ आपको लीनियर दिख रहा है किसी एंगल से? तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच प्लॉट किया गया ग्राफ कैसा होता है? नॉन लीनियर होता है। आई बात समझ में? इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला आपका ये निकल करके आता है। ठीक है, मेटल वाली कहानी आप बनाइए। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे एलॉय के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? एलॉय के लिए। देखिए जो एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम एलॉय की बात करें, मिश्र धातु की बात करें, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, परंतु होती पॉजिटिव है। यह भी समझिएगा, परंतु होती पॉजिटिव है। तो आप यहां बता सकते हो कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज वेरी हाई बट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज वेरी लेस पॉजिटिव। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इनके बीच में, ये हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अगर, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है। इधर हम दिखाते हैं टेम्परेचर को, इधर हम दिखाते हैं रेजिस्टिविटी को। ध्यान से देखो, इतनी रेजिस्टिविटी है कि जब टेम्परेचर 0 है तभी रेजिस्टिविटी कुछ न कुछ मिल रही है। ग्राफ के माध्यम से ये बात समझ सकते हो कि जब टेम्परेचर 0 था तभी रेजिस्टिविटी कुछ न कुछ मिल रही थी, और फिर टेम्परेचर बढ़ाने से धीरे धीरे बढ़ी हुई है। मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है? अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो बोलोगे वेरी हाई, और अगर अल्फा की बात करें, मैं अल्फा का पूरा नाम नहीं लिखा हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यह होती है वेरी लेस पॉजिटिव। अब वेरी लेस पॉजिटिव इसका मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने बोल दिया बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, किसी ने बोल दिया बहुत कम पॉजिटिव है, कहीं बोल देगा निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़े तो बोलोगे कि वेरी पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम बढ़े तो लेस पॉजिटिव।
अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटे तो क्या बोल दोगे? नेगेटिव। क्या बोलोगे? नेगेटिव। तो एलआई की बात करें, खास तौर से ये 3 एलआई यहां पर यूज में हम लाते हैं। मैग्नीन है, कांस्टेंटन है और नाइक्रोम है। मैग्नीन है और कांस्टेंटन है और नाइक्रोम है। ये हमने नाइक्रोम के लिए बनाया हुआ है ग्राफ। आई बात समझ में? इसमें एलआई में और कुछ बातें आप लिख सकते हो, जोड़ सकते हो। क्या 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 बता दिया गया कि अल्फा की वैल्यू वेरी लेस पॉजिटिव है, रेजिस्टिविटी इसकी वेरी हाई होती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी कि मेटल के लिए बढ़ रही थी। और ग्राफ कैसा होता है? लीनियर है कि नॉन लीनियर है? लीनियर है। ग्राफ कैसा है? देखो, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल नहीं मिल रहा है, तो ग्राफ जो है लीनियर होता है। आई बात समझ में एलआई की कहानी में? चलिए, अब एलआई के बाद नेक्स्ट हम लेते हैं, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर। तो तीसरा वाला आपका है फॉर इलेक्ट्रोलाइट। क्या आता है? फॉर इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। अब देखो, विद्युत अपघट्य में क्या हो जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो जो आयन होते हैं उसकी पिक्चर कुछ ऐसी होती है। ये एक बीकर होता है, यहां इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इसमें जो चीज भरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। मान लीजिए कि इसमें हमने भरा हुआ था H2SO4। क्या भरा हुआ था? सल्फ्यूरिक एसिड भरा था। और जब ये ब्रेक हुआ तो H2SO4 अपने 2H पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव आयन में ब्रेक हो गया। अब जो नेगेटिव वाला आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और पॉजिटिव वाला आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। आई बात समझ में? और जब इसको क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जो ब्रेक होते हैं H2SO4 के जो आयन्स बनते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। उनकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। और उनकी संख्या बढ़ जाने से जो n का मान था, रो की वैल्यू में क्या निकल के आया था? m/n² टाउ। तो जो n की वैल्यू है वो बढ़ गई। लेकिन आप कहोगे गुरुजी टाउ की वैल्यू भी तो घट गई। अगर n बढ़ेगा तो रो घटेगा, और टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा। जब टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, पहले देखो इसको यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लग रहा था, उस समय को हम रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे थे। और टेम्परेचर बढ़ गया तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी भागने का प्रयास करेगा। और जब जल्दी पहुंच जाएगा ये, तो टाउ घट गया, और टाउ घट गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई। टाउ घट गया, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। और अच्छा देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से एक खेल और होता है। ये जो आयंस होते हैं इनकी संख्या, फ्री आयंस की संख्या इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा आयन बन जाते हैं। तो ज्यादा आयन बनेगा मतलब n का मान क्या हुआ? बढ़ गया। n का मान बढ़ गया तो रो का मान क्या हुआ? कुल मिला के इसने रो को घटाया, इसने रो को बढ़ाया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक आदमी तुमको कुछ पैसा दे रहा है, एक आदमी तुमसे कुछ पैसा ले रहा है, तो तुम्हारे पास पैसा बढ़ेगा, घटेगा कि वही रहेगा? वही रहेगा, ऐसा दिखना चाहिए। एक्चुअल में यहां पर इलेक्ट्रोलाइट में यह बताया गया है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होती है। क्या होती है? मतलब ये घट जाती है, मतलब ये घट जाती है। यह बताया गया है कि जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी घट जाती है। और जब जूम करके देखते हैं, जब इसको जूम करके देखते हो तो यहां देखो टाउ ने रेजिस्टिविटी को बढ़ाया, एन ने रेजिस्टिविटी को घटाया। तो दिखने में लग रहा है कि इसको वही बने रहना चाहिए, पर ये वही क्यों नहीं था? क्यों घट गया? जैसे मैंने इनको 10 रुपए दिया। अच्छा देखो, मैंने इनको कुछ पैसे दिए, किसी ने इनसे पैसे लिए। आप इस पर टिके हुए हो कि पैसे लिए और पैसे दिए, इसलिए उनके पास पैसा कांस्टेंट होगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। इसी को ऐसे समझो कि मैंने इनको 5 रुपए दिए और किसी ने इनसे 10 रुपए लिए। हर एक घंटे में 5 रुपए मैं दे रहा हूं और कोई 10 रुपए हर एक घंटे में ले रहा है। तब बताओ पैसा बढ़ेगा घटेगा कि वही रहेगा? घटेगा नहीं घटेगा? तो मतलब यह है
कि ये जितना घटाने का प्रयास करता है, इधर आइए, ये जितना बढ़ाने का प्रयास करता है, एन उससे अधिक घटाने का प्रयास करता है। समझिएगा बात को, टाउ जितना इसको बढ़ाने का प्रयास करता है, एन उससे अधिक इसको, इसीलिए ओवरऑल रेजिस्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो एलआई के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। तो इसका अल्फा कैसा हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। और सेम यही खेला किस में होगा, सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक में, अर्धचालक में भी यही खेला हो जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेम यही खेला कुचालक में, कुचालक मतलब इंसुलेटर, कुचालक में, तो कुचालक के लिए भी अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कुचालक के लिए अल्फा क्या हो जाएगा, इनके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ ऐसे हो जाता है। ये है टेम्परेचर, ये है रेजिस्टिविटी। देखो जब टेम्परेचर यहां पर था, मतलब लो था, तब रेजिस्टिविटी यहां पर थी, हाई थी। और जब टेम्परेचर तुम आगे बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, गिर रही है, डाउन हो, घट रही है। आई बात समझ में? रेजिस्टिविटी किसी चीज की घटेगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। मेटल और एलॉय में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, इंसुलेटर, इन तीनों में रेजिस्टिविटी घटती है। आई बात समझ में? तो पूरे चैप्टर का जो टॉपिक आप आज पढ़ रहे थे, अगर इसको हम एक बार में देखें तो क्या समझ पाते हैं? कितने प्रमुख बिंदु इसमें समझने के लिए हैं? पूरा कंक्लूजन एक साथ देख लो। मेटल, एलॉय, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर मैंने सबको बना दिया। अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए पॉजिटिव, एलॉय के लिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइट के लिए नेगेटिव, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव और इंसुलेटर के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। अल्फा का नाम क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर बात करो इसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। यहां बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। यहां बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी क्या होगी, बिल्कुल सही। यहां बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी घटेगी, यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी घटेगी। आई बात समझ में? अब यहां का खेला एक बनता है कि अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं मेटल के लिए तो मेटल वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है, ये टेम्परेचर या रेजिस्टिविटी। अगर एलॉय के लिए ग्राफ प्लॉट करने का प्रयास करते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है, ये टेम्परेचर या रेजिस्टिविटी। और अगर यहां के हम ग्राफ की बात करते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है। आई बात समझ में? लगभग लगभग, मतलब रेजिस्टिविटी पहले बहुत हाई होती है और इसके बाद धीरे धीरे घटती है। अब एक बात यह समझ लीजिएगा कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर मैं कंडक्टिविटी को जी कहूं तो कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बोलो बोलो बोलो, बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, अब बोल दो इसके हिसाब से तो बढ़ेगी। ये है क्या, इंसुलेटर। और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी की बात करने चले हो तुम, अगर वो कंडक्टिविटी का पालन करने लगे तो फिर इंसुलेटर काहे का है बेचारा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझदारी वाला हो गया बच्चा कि टेम्परेचर बढ़ाने से अगर यहां की बात करो फिर यहां की बात करो, दोनों बातों में विरोधाभास होने वाला है अब। और अगर कंडक्टिविटी उसकी तुमने बढ़ा दी तो तुम कहोगे कंडक्टर बढ़ गया, ये इंसुलेटर काहे रह गया, बोलो। तो कहने का मतलब ये रहा कि जैसे आप लोगों को मैं कितनी भी फिजिक्स पढ़ा दूं आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोग एकदम फिजिक्स में बिल्कुल वो हो, माइनस में भी माइनस हो। इंसुलेटर इसीलिए वो है, इतनी ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी रखता है अपने पास कि थोड़ी बहुत अगर बढ़ भी जाए तो कंडक्टर नहीं बन सकता। वो जर के भुट्टा हो जाए लेकिन कबहू कंडक्टर
कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ, कभी भी वो कंडक्टर के केस में नहीं आ सकता। तो मतलब इसमें इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ पाता उसके। आप ये कहिए हम कितने भी टेम्परेचर को बढ़ा दे, कोई फर्क पड़ने वाला। जैसे हमने कहा कि समुद्र में तुम 2 लोटा पानी डाल दो तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, 4 लोटा डाल दो, 5 लोटा, 10 लोटा, 20 लोटा, अरे क्या बढ़ाओगे। तो ये रेजिस्टिविटी के मामले में क्या है, समुद्र है, कौन, इंसुलेटर। तो वहां कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दिखने को लगा कि समुद्र के पानी में 5 लोटा डाल दिया, तुमको लगा वृद्धि हमने कर दी, हाँ तो वृद्धि कर दे, तो थोड़ा भैया बढ़ा ही है, तो क्या वो कंडक्टर बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। जो हम पढ़ा रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। कल की क्लास में हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल उठा करके आगे चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।